अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। लाहौर, मुल्तान, पंजाब के दूसरे शहरों के साथ साथ स्मोग अब पेशावर तक पहुँच चुकी है। हुकूमत पंजाब ने तालीमी इदारों को बंद करने और मार्केटों का टाइम 8 बजे तक करने के ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं, मगर इस मसले से मुकम्मल तौर पर निपटने का हल क्या है? पाकिस्तान में हर साल 1.25 लाख से ज्यादा अफराद फजाई आलूदगी से मुताल्लिक बीमारियों के बायस अपनी जान खो बैठते हैं। स्मोक में गुजरता हर साल जिंदगी के साल कम कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 से कम हो तो फजा महफूज, 100 और 150 के दरमियान बच्चों और दिल के मरीजों के लिए मुमकिना खतरा है। 150 से ज्यादा सबके लिए मुज़िर, और अगर इंडेक्स 300 से तजावुज कर जाए तो इसको खतरनाक करार दिया जाता है। लाहौर का इंडेक्स इससे बहुत ज्यादा है। स्मोक का सीजन अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। फसलों की कटाई और जलाओ को स्मोक की बड़ी वजह कहा जाता है, ताहम बहुत से ज़रई माहिरीन के मुताबिक ऐसा कोई साइंसी मुतालिया नहीं जिससे ये साबित हो सके कि फसलों की कटाई के बाद लगने वाली आग से ही फ़ज़ाई आलूदगी होती है। चंद हफ्तों पहले ऐसे मकामात की सैटेलाइट से तस्वीर ली गई तो यहाँ साफ आसमान नजर आता था और आग के निशानात भी कम थे। एक तहकीक के मुताबिक स्मोक में गाड़ियों का धुआं 83.15%, सनती सरगर्मियां 9.7%, फसलों की बाक़ियात 3.9, कचरा जलाना 3.6, घरेलू कचरा 0.11, कमर्शल कचरा 0.14% है। कुछ साल पहले तक लंदन और बीजिंग जैसे तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत भी स्मोक की लपेट में रहे। लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में मुतअद्दिद मरतबा स्मोक के वाक़यात देखे गए, बल्कि सन 1952 में द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन देखने में आई। इस दौरान कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हुए। स्मोक लंदन के घरों और तहखानों में भी दाखिल हो गई। सिनेमा घरों में स्क्रीन्स नजर आना बंद हो गई। वाक़े के बाद से हुकूमत ने कई इक़दामात लिए। बरतानिया में क्लीन एयर एक्ट पास किया गया। धुएं को कंट्रोल करने के लिए स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए। सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता, और घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सकें। ज्यादा धुआं फैलाने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माने लगाए गए। यूं लंदन में फजाई आलूदगी में बहुत ज्यादा कमी वाक़ हुई। उधर चीन में भी सनती तरक्की के बायस फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। चीनी हुकूमत ने सनतों पर अखराज को कम करने के लिए मयार वज़ा किए। जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया। चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी को बेहतर बनाया गया। कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई। रिहायशी इमारतों में कोयले से चलने वाले हीटिंग सिस्टम बंद कर दिए गए। डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के मयार को बढ़ाया गया। आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने और मुख्तसर सफर के लिए अपनी साइकिल चलाने की तरगीब दी गई। आलूदगी को कंट्रोल करने में दुनिया के किसी और शहर ने बीजिंग जैसी कामयाबी हासिल नहीं की। स्मोक तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान में एक बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमतें वक्ती हल तो निकाल लेती हैं, मगर क्या अब भी ये वक्त नहीं आया कि इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएं? क्या हम समझ नहीं पा रहे, हम इसके ऊपर इक़दामात नहीं ले पा रहे, या अमल दरामद नापैद है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, हफीजुल्लाह नियाजी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। स्मोक नवंबर दिसंबर का नया मौसम बन गया। तालीमी इदारे बंद, ग्रीन लॉकडाउन वक्ती हल। स्मोक पर काबू पाने की कामयाब मिसालें। क्या हुक्मरान लंदन और बीजिंग जैसे इक़दामात उठाने की सलाहियत रखते हैं? हसन निसार साहब, दुनिया ने मसला देखा, मसले का हल निकाला, अमल दरामद कर लिया और बच गया उस चीज़ से। अभी हमारे पास जो सर्वेज हैं 4 से 5.5 साल तक का नंबर आ रहा है। पिछले 10 साल में अगर लाहौर में कोई रह रहा है और हर साल इस स्मोक में 2-3 महीने गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी कम हो रही है। हम समझ नहीं पा रहे, संजीदा नहीं है, सलाहियत ही नहीं है हैंडल करने की। यार हैरत अंगेज बात है। वैसे इस किस्म के सवाल हम जैसे लोगों में जचते नहीं हैं। क्यों? कला स्मोक लैके बह गए हो, इत्थे केड़ी चीज़ है जिहड़ी इहदे तो घट है? मुझे सिर्फ ये बता दो, ये पूरे का पूरा निज़ाम, उसमें कोई अगर पॉजिटिव बात है, कोई एक पॉजिटिव बात है तो मुझे बता दें। ये सवाल हमारे होंठों पे जचता ही नहीं। लेकिन बहरहाल आपने पूछ लिया है, मेरा काम है, मैंने जवाब देना है। देखो, लंदन और बीजिंग जैसे डाउन टू अर्थ हुक्मरान होंगे, ज़हीन, विजनरी, अवाम दोस्त निज़ाम होगा, बाशऊर अवाम होंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस मुल्क में पाए नहीं जाते। बाशऊर अवाम होंगे तो वहाँ जैसे इक़दाम भी मुमकिन होंगे, वरना कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद यानी
पूरी की पूरी पाक सरजमीन शादबाद, बस स्मोग, बस समझ नहीं आती। हसन निसार साहब, बीजिंग में भी इनकलाब चीन से पहले अफीमी थे, लंदन की बात भी कर ले तो एंग्लो सेक्सन माशरा था, ट्राइब्स थे, वो बदले हैं। तो फिर इसका मसला आप अवाम पे ना डालें, हुक्मरानों का मामला है सलाहियत का। वो एक नहीं हुक्मरान नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये लाजुम मलजूम होता है, ये जिस्म और खून की मानंद है। और मुझे हिस्ट्री ना पढ़ाएं, हमसे 2 साल बाद वो आजाद हुए, वो सुपर पावर बनने की रेस में हैं। कैसे? यही तो सवाल कर रही हूँ फिर। और हम, वो कौन थे, कहाँ पहुंच गए? हम बिके बिकाए लोग हैं, तो मैंने बताया ना। तो मैं यही तो कह रही हूँ, हमारे हुक्मरान सलाहियत नहीं रखते। हुक्काम ना, इनको जड़ों से उखाड़ फेंको। अवाम देखो, बात सुनो, आसमान से नहीं उतरते ये लोग। हम और आप, वी आर रिस्पॉन्सिबल, शॉर्ट साइटेड। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? फिर आप यहाँ की डेमोक्रेसी को भी सवालिया निशान बना देते हैं कि कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो फिर हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए? कोई है ही नहीं, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। चलें स्मोग पे आ जाए ना, पूरे का पूरा निजाम। अब एक जनरलाइज स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते ना। एक स्मोग एक मामला है 15-16 की अक्टूबर नवंबर से शुरू हुआ। क्यों नहीं दे सकते? 4-5 मिनट में तो एक वक्त में एक ही गुफ्तगू हो सकती है ना। जो अभी मसला उठा, क्या हम उसके ऊपर 10 साल में तवज्जो कर सकें? ये आपकी मजबूरियां है ना, ये आपकी मजबूरियां हैं, ये हमारे काम की मजबूरियां हैं। अच्छा चलें सिंपल करते हैं। रियलिटी क्या है? सिंपल करते हैं। मैं हर बार कहता हूं यार, एक चीज बताओ इस मुल्क में जो ठीक हो और जेन्युइन हो। एक शोबा, एक महकमा बता दो मुझे। सर इंडिविजुअल्स तो हर महकमे में, लोगों से लेके आवाम से लेके हुक्काम तक, थर्ड क्लास। अच्छा चले मिसाल रख लेते हैं। अच्छा चले मिसाल रख लेते हैं। डेंगी आपके सामने है, शहबाज हुकूमत थी, वो 1 साल आया, उन्होंने इस तरह के इक़दाम किए कि अगले साल से उसे कंट्रोल कर गए। दुनिया से मुमालिक ने आके मिसाल ली, तरीका समझा कि इस हुकूमत ने कैसे कंट्रोल किया। वो ना बिल्कुल गलत मिसाल दे रही हैं आप। वो ग्लोबली रिसीट कर रहा था। सर आज भी डेंगी अगर वक्त पे स्प्रेज ना किए जाएं, कंट्रोल ना किए जाए तो आज भी वक्त डाल देते हैं। ओ छोड़ो यार, आप अपने बच्चे नहीं पढ़ा सके। रब्बे ज़िदनी इल्मा मदरसे चल रहे हैं, जहालत रूज पे है। यार बंद करो, सही बातें बताओ लोगों को। पॉपुलर गुफ्तगू और फलाना सांस चलेगा, सेहत होगी तो बाकी सारे मामलात होंगे। सांस चलना ही मुश्किल कर देंगे तो बाकी मामला तो पहले ही। आई एग्री विद यू। बाकी मामला ये जिस्म की मानंद है माशरा। यहाँ स्मोग जो है वो तालीम इंतजामिया से, ये आज़ा हैं एक माशरे के। ठीक है, कोई चीज अलग नहीं है। और आपने तो तमाम आज़ा की फेलियर की बात कर दी, तो फिर क्या बात करें? चलें ठीक है। तो मेरा तो ईमान है। एक छोटा कोई दलील दे। दुरुस्त है, ये आगे बैठे शायद कोई इनमें से दलील दे दे। एक छोटा सा जो पिछले 10 सालों का अगर देखें कि 15, 16 और 17 में शहबाज हुकूमत थी, 18, 19, 20, 21 और 22 में पीटीआई की हुकूमत थी, मगर 22 में वजीर आला परवेज इलाही थे, 23 मोहसिन नकवी साहब की वजारत आला रही, 24 में अब मरियम नवाज की है। ये वो 10 साल हैं जब स्मोग हमने सफ़र की और कौन कौन हुक्मरान रहा। इफ्तिखार साहब, ख़ास तौर पर लाहौर आगाज़ यहाँ से हुआ था, अब ये तकरीबन पंजाब को खा गई है। स्मोग यहाँ पर मौजूद है, अगर हम इंडेक्स उठा के देखें पिछले 2 हफ्ते का, और पेशावर तक पहुँच रही है। क्या इसके अंदर एक एंगल मशरकी पंजाब, वहाँ फसलों की कटाई, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसका हिस्सा ज़्यादा है? क्योंकि अभी भी अगर हम देखें हुकूमत की तरफ से भी जितने वो निकलते हैं सर्कुलर, ज़रूर उसमें जिक्र किया रहता है वहाँ कटाई की वजह से हवा चली, ये वो हो गया। और फिर व्हीकल्स वो कितनी, यहाँ में इतने बड़े शहर के अंदर किस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे? स्मोक की जिम्मेदारी कहाँ? लंदन में जो कोयला इस्तेमाल करने से स्मोक आती थी कि लंदन के साथ कहीं फसलें उगती थी, लोग फसलों को जला, उसका धुआं वहाँ पे आ जाता था। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम असल इशू को रिजॉल्व करना नहीं चाहते। आपने अपने इंट्रो में मुझे बताया है कि कितने फीसद स्मोक में किसका हिस्सा है। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो है वो व्हीकलर जो है, व्हीकल्स हैं 83%। अब मुझे बताएं, क्या उनके लिए अदारे नहीं हैं पाकिस्तान में और लाहौर में और सूबों में कि उनको टेस्ट करें? आपको पता है लंदन में जो इसको टेस्ट किए बगैर, सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पे ले जाना जुर्म है और उसका ठीक ठाक जुर्माना है। और यहाँ पे क्या है, एक मोर है सब्ज़ रंग की बनाई हुई, वो लगा देते हैं और कागज़ जारी कर देते हैं कि हमने इस व्हीकल को देख लिया। अब मुझे बताएं कि जब हम लाहौर में बना रहे थे ये बस के लिए रास्ता,
मेरा ख्याल हमसे वहाँ पे गलती हुई है हुक्मरानों से। अगर हम उसके इलेक्ट्रिक की बसें चलाने का ले आते प्रोग्राम तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मेरा जो बेटा है वो मुझसे बहस करता है कि बाबा आपने ये जो 2 चीज़ें की हैं लाहौर में, बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी की हैं, लेकिन अगर इन दोनों के पैसों पे आप जो ट्रांसपोर्ट थी शहर के अंदर मौजूद कारें, उनको आप कन्वर्शन पे करते और आप उनको ले जाते कि वो बिजली पे चलें, या आप रिक्शा जो हैं इनको आप इस काबिल कर देते कि वो पेट्रोल पे न चले। और पेट्रोल भी वो मेरा बेटा कहता है कि 2 नंबर पेट्रोल है और वो ज़्यादा धुआं पैदा करता है। अब ये 2 छोटी सी चीज़ें हैं, क्या इस पर काबू पाने के लिए कोई साइंस चाहिए? देखें, मैं तो साफ इस बात पे यकीन करता हूँ कि इस पे काबू पाने के लिए कोई संजीदा एफर्ट नहीं की। ना तो हिंदुस्तान पर सारी उम्र आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जिसकी हवाएं इधर आती हैं और हमें तबाह कर जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 लाख 2 स्ट्रोक रिक्शा जिस शहर में चल रहा हो, 1 लाख 2 स्ट्रोक रिक्शा जिस शहर में चल रहा हो, उस शहर में ये तवक्को करना कि वहाँ पे स्मोक नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा? क्या हम बैटरी पर उस सारे रिक्शे को बैटरी पे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे? हम इतने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मौजूदा हुक्मरान अरबा रुपए के वो कर्जे दे रहे हैं ना, तो क्यों नहीं कर्जे देते इस चीज़ के लिए? और दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू हैं। और दर्जनों, उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है अगर वो 2, 3, 4 साल डिले भी कर लिया जाए तो ये जो तबाही हो रही है ये 2, 3, 4 साल कम हो जाएगी। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसा रहना चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, 10 साल से ना प्लानिंग हर साल हो रही है, हर साल अक्टूबर नवंबर में कोई ना कोई प्लान, रिसर्च, मुझे प्लान नहीं चाहिए आयशा, मुझे प्लान नहीं चाहिए, सलाहियत नहीं है करने की। नहीं आयशा, मुझे प्लान नहीं चाहिए, मुझे अब अमल चाहिए। नहीं, खुद भी हम महसूस करने लग गए ना, सारे अखबार तुम देख लो भरे होते हैं इसके इश्तिहारों से स्मोक नहीं जाने वाली। उससे तो अच्छा है टिकटॉक पे 20-30 सेकंड का बना के वो डाल दे, कम से कम लोग सुन और समझ लें कि और मसला ये है जो आपने बात की वो बड़ी डेंजरस बात की है। अखबार कितने लोग उठा के उन्हें, अभी मैं नोट कर रहा था जब आप बोल रही थी सर, इससे शहर में नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, गले की खराबी, आंखों की जलन के जो मरीज हैं बिला मुबालगा लाखों में चले गए हैं। मतलब ये लफ्ज़ लगेगा कि ये जो साफ़ी हैं ये बिला वजह बढ़ा चढ़ा के बातें करने के आदी होते हैं, ये नहीं है। बात ये है कि ये कहना है कि जनाब हम गलती कर रहे हैं, बरतानिया में भी गलती हुई थी लेकिन उन्होंने उस गलती का हल निकाला था। पूरे उन तमाम इलाकों में, बंद रोड के इलाकों में जो फैक्ट्रियाँ हैं, पता वहाँ पे क्या चलता है? वहाँ पे कोयला नहीं इस्तेमाल होता, टायर पुराने टायर बाहर से खरीद के लाए जाते हैं, उन टायरों को काटा जाता है, उसको भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। तो बात लाहौर तक नहीं रह गई है, मुल्तान से लेके वजीराबाद से पेशावर हर जगह के हालात हैं। हर जगह मेरे दोस्त, पर हम लाहौर नहीं संभाल पाए। मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। यानी कि भट्टियों में, हो सकता है हुकूमत को ना पता, फैक्ट्रियों में आपको पता चल गया, शायद आप सुन लें तो पता चल जाए। नहीं, बात यह है तो क्या कितने बंद कर दिए? रोज आता है अखबार में 220 लोग पकड़े गए, 340 पकड़े गए। खुदा का वास्ता है, कम ऑन, ना करो वक्त ज़ाया अपना भी हमारा भी। 4 साल मेरी ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी कम कर रहे। जो मेरा बूढ़ा नौजवान मेरे सामने बैठा है और हसन नसार बेचारा घर में बैठा हुआ मजबूर हो रहा है कि अपनी 4 साल ज़िंदगी गवा दे, उसका क्या कसूर है? न्याय साहब, आपसे सवाल ये है, स्मोक पर कंट्रोल एक पेचीदा मसला है। अगर इतना पेचीदा नहीं होता तो हमसाया मुल्क पे बात करें तो वो भी इसको काबू नहीं उस तरह कर पाए। अरविंद केजरीवाल की अगर हम पार्टी की बात कर दें तो उनको भी अपने इलाकों में वहाँ पर ये मसाइल रहे, लेकिन किस तरीके से कंट्रोल की तरफ जाया जा सकता है? एहसास है, एहसास गैर जिम्मेदारी है कि हो जाएगा, जब 2 महीने आएंगे एक मौसम की तरह गुजार लेंगे? शुक्रिया आयशा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का प्रॉब्लम इतना एक्यूट और संगीन है जो हमारा है। यहाँ पे तो आज आपने देखा ना कि पेशावर से लेकर सखर तक आपकी सारी मोटरवे बंद थी, सारी सड़कें बंद थी और जो चल रही थी वो बड़ी हैजर्डस थी। तो इससे पता चलता है कि आपका मुल्क तकरीबन पूरे का पूरा जो है स्मॉग की गिरफ्त में है। अच्छा देखें जी सूरत हाल क्या है, आप जरा देखें कि इसका हल क्या है। इसका हल छोड़ जाए, मतलब कि अदर दैन के माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये भी हम जानते हैं कि जब हमारा जो जिस तरह ये हमारे बुढ़ापे के जिक्र कर रहे हैं जो इफ्तिखार साहब, उस तरह हमारी जवानी के अंदर ये नवंबर से लेके फरवरी तक
इतना खूबसूरत मौसम होता था। मानसून की हरियाली हर तरफ थी, दरख्तों के मानसून के बाद एक बारिशों के बाद खूबसूरत दरख्त, लश ग्रीन घने दरख्त होते थे। और उसके बाद आप देखते थे कि जी एक धूप आती थी पतझड़ के अंदर, और खूबसूरत यहाँ आसमान साफ नजर आया करता था सर्दियों में। वो ख़त्म हो गया सारी की सारी। नवंबर का महीना अज़ाब जान बन गया है, दिसंबर अज़ाब जान बन गया है, जनवरी अज़ाब जान बन गया है, और फरवरी अज़ाब जान बन चुका है। देखें हल तो इसका एक ही है, और वो ये है प्लांटेशन। आप देखें इससे ज़्यादा कस्ब पुरसी क्या होगी कि पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें कि लैंड टू फॉरेस्ट रेशियो क्या है। पाकिस्तान की लैंड टू फॉरेस्ट रेशियो इन्होंने खींच तान के 4% लिखी हुई है, जो वर्ल्ड डेटा को दी हुई है, वर्ल्ड डेटा है हमारे पास। हकीकत यह है कि आप लेटर स्पिरिट में 2% भी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा केस इससे भी थोड़ा आगे चले जाए। हमने जितना फॉरेस्ट हमने ख़त्म किया है, आप इंडिया के फॉरेस्ट देख लें, सबसे बड़ा दुनिया का जो फॉरेस्ट सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, वो कब से है? वो पता नहीं हज़ारों साल से पुराना है, उसकी प्रोटेक्शन हो रही। इंडिया के अंदर इतनी फॉरेस्ट है कि आप ये देखें 25 लैंड टू फॉरेस्ट रेशियो 25% है इंडिया की। नॉट टू टॉक ऑफ मलेशिया जो कि 60 है, 65 है, बड़े बड़े दुनिया के मुल्क हैं। स्विट्जरलैंड है, वो भी मेरे 60-70 के दरमियान होगा। रशिया 50-60 के दरमियान होगा। ये बड़े बड़ी चीज़ें हैं। ये लैंड टू कहाँ पे और कहाँ पे, चलो इंडिया भी और अमेरिका भी 25-30%, अमेरिका 35% है शायद, इंडिया 25% है, हम 2% है लैंड टू फॉरेस्ट रेशियो। जहाँ पे आपकी जगह हर जगह डस्ट मिट्टी, फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ लिविंग देखें, क्वालिटी ऑफ मशीन देखें, क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स देखें। आप देखें कि यकीन जानो कि अगर जैसे अमेरिका के अंदर हम भी थोड़ा सा रह के आए हैं, तो वहाँ पे जो स्ट्रिक्ट लॉज है इंडस्ट्री को चलाने के लिए या व्हीकल को सड़क पे लाने के लिए, सर लॉज तो हमारे पास भी बहुत है, ये तमाशा कानून है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो हम आपके सारे व्हीकल जो है, जो लॉ है, ये सारे के सारे शायद उनके ऊपर बैन लग जाए कि ये नहीं ला सकते। वो स्टिकर लग जाता है, वो स्टिकर वगैरह नहीं व्हीकल ला सकते। कौन इंश्योर करेगा कि स्टिकर दुरुस्त लगे? आप देखो, अब आप मेरा जो है आसान तरीका कि इस वक्त मुल्क में आप एक जो सोल्यूशन है, लेट्स टॉक ऑफ द सोल्यूशन। मेरा ख्याल है कि इसका हल अब एक ही है, क्या? और वो है मैसिव फॉरेस्ट। अच्छा, उसके लिए तरीकेकार क्या है? देखिए, आपका मुल्क जो है बजाय 10, 15, 20 दिन हैफेजर्डली बंद रहे, क्यों नहीं आप एक साल फर्स्ट के अगले साल प्लान कर लें या इसी साल प्लान कर लें जब बाहर से पहले। अब फोर्स बंद कर दें मुल्क को कि 2 महीने 1.5 महीने के लिए, एक तो ट्रांसपोर्ट बंद रहे, थोड़ी फिजा साफ हो जाए, या इसके आने से पहले अगले साल इन्हीं दिनों में सितंबर अक्टूबर में 2 महीने बंद कर दें। सेशन हम पहले 70-71 की जो जनरेशन है, जब हम स्कूल में जा रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा होते कि हो गए थे, हमारे सेशन एक साल लेट हो गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दफ्तर में अभी भी काम नहीं हो रहा। और उस दूसरी बात यह है कि दरख्तों की पहचान करें। चलो कॉर्नर क्रॉप्स के बारे में हम कहते हैं वो बुजुर्ग है, लेकिन वो एक बड़ा एक तेजी से बढ़ने वाला दरख्त है, 2-3 साल में 250-300 फुट तक पहुंच जाता है। और दूसरा ये घना होता है, लेकिन आप कहते हैं कि उसके मैक्सिमम फॉरेस्टेशन की तरफ मैक्सिमम फॉरेस्ट लगाए। और उसका तरीक़ाकार क्या है? आप हकीकत है कि ये बात दे दें यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को। ज़ैगम साहब, सकाफती समाजी ये इंतजामी मसला है या नहीं, मगर इस वक्त लोगों की जिंदगियों का मसला बन गया है और इसमें कोई कोताही की गुंजाइश नहीं। आपके ख्याल में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या किया जा सकता है? आयशा, पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो और हल मालूम ना हो। वज़ीर आज़म साहब ने जब एक मशहूर मईशतदान को बुलाया था बरतानिया से, स्टीफन डरकान को, उसने भी यही कहा था कि आपको खुद ही पता है कि आपने क्या करना है, मैं आपको क्या बताऊं। जो नुकसान है, अंदाजा है कि हर साल 20 से 30 हज़ार अमवात इस वजह से हो रही हैं कि पाकिस्तान में स्मॉग होती है, और $45 बिलियन का माशी नुकसान पाकिस्तान को हर साल हो रहा है, जो हमारे जीडीपी के 10% से भी ज़्यादा है। अब हमारे हुक्मरानों का जो मसला है, जब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम ना हो तो उनको शबाना रोज़ मेहनत याद ही नहीं आती। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी आनियाँ जानियाँ होती हैं एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, और जैसे ही धुंध छटती है उनकी तवज्जो कहीं और होती है। और आपने एक नहीं कई पार्टियों और कई हुक्मरानों का नाम लिया, एक सूबे के, दूसरे सूबे और फेडरेशन का भी आप यही कह सकते हैं। ठीक, अभी आप देखिए
आपने खुद एक रिसर्च की तरफ इशारा किया, आपने खुद बताया कि 83% मसला जो है वो व्हीकल्स का है, गाड़ियों का है, वो सड़क से पैदा हो रहा है। लेकिन हमें क्या बता रहे हैं कि ये किसान का सारा कसूर है, और किसान का भी यूं करते हैं, गैर मुल्की किसान पर डाल देते हैं ताकि हमसे कोई पूछे ही ना। जो प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस मालूम है लेकिन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन की तरफ जाना नहीं है। 10 साल से मसला चल रहा है। इससे ज्यादा प्लानिंग के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? क्या 100 साल चाहिए? कितनी बड़ी बर्बादी चाहिए? ये 2 महीने का मसला नहीं रह गया आयशा। बिल्कुल 6 महीने पाकिस्तान में पोल्यूटेड होते हैं। बिल्कुल सही। ये 2-3 महीने तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता जी। इस वजह से आपको लगता है कि स्मोक हो गई। पाकिस्तान का जो सांस है उसमें जहर 6 महीने फैला होता है। सेहत के लिए 6 महीने हवा नुकसानदेह होती है। वेरी ट्रू। और वो भी यही एक ही चीज है। ये सबसे बड़ा मौसम बन गया है। ये 6 माह पे फैला हुआ मौसम बन गया है, जिसका बदतरीन जो एरिया है वो ये होता है 2-3 महीने का। अब किसानों पर क्यों डालना है? क्योंकि असल मसले की तरफ नहीं आना। किसानों का मसला भी है, एक फैक्टर वो जरूर मौजूद है, उस पर भी आप काम करें, लेकिन वो छोटा फैक्टर है। इंडस्ट्री का भी फैक्टर है, भट्टों का फैक्टर है, वो चीजें जला रहे हैं उसका भी फैक्टर है, और उसको रेगुलेट करना तो बहुत ही आसान है। भट्टों को और ये टायर जलाने वाली इंडस्ट्री को रेगुलेट करने से किसने रोका है आपको? और आप क्यों सर्दियों का इंतजार करते हैं? 6 महीने साल पहले क्यों नहीं काम शुरू कर देते? 1 साल में उनको तो रेगुलेट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, बड़ी आसान टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो भट्टे धुआं छोड़ रहे हैं, जिनके धुएं पे आपको तवज्जो जा रही है, क्या इस पैनल पे बैठे हुए किसी भी शख्स को ऐसा है कि यह बात मालूम ना हो कि हर भट्टे पर गुलामी भी होती है? वहां पे गुलाम रखे और पाले जाते हैं, जिनको पेशगी दी जाती है। पंजाब हुकूमत ने भट्टों को लेके काम तो काफी किया है, रिपोर्ट्स भी देते रहते हैं, कितने भट्टे बंद कराए। अभी क्या गुलामी खत्म हो गई वहां आयशा? आप जाइए किसी वक्त ड्राइव शहर से बाहर निकलिए, आई इनवाइट यू। आई एग्री। जो पहला भट्टा नजर आए वहां जाकर रुकिए, मजदूरों से देखिए। गुलामी जहां जिन भट्टों पे चल रही हो तो धुएं को कौन रोकेगा? सवाल तो वापस आ गया ना सर, कवानीन भी मौजूद हैं। आपने खुद हवाला दिया कि हम जानते हैं कि मसला हल कैसे होना है, मगर हल क्यों नहीं कर पा रहे? कोई पार्ट टाइम नहीं है कि स्मोक 2 महीने आएगी तो हल करना है। मैं अर्ज करता हूं, मसला है तरक्की का मॉडल। ये यहां तक हम क्यों पहुंचे हैं? भारत रिलेटिवली बेहतर क्यों है? भारत में भी बहुत बड़ा मसला है, $150 बिलियन का लॉस उनका भी हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड अब हम कायम कर रहे हैं। हमारे तरक्की के मॉडल में फर्क है। जो हमारा शहरों का मॉडल है कि जो 20 किलोमीटर में शहर होना चाहिए था, वो हमने 200 किलोमीटर पे फैला दिया है। ठीक हो गया। अब 200 किलोमीटर पर ही गाड़ियां चलेंगी ना। जो 7 वाले ब्लॉक में दफ्तर होना चाहिए था, वो 40 किलोमीटर ड्राइव करके बंदा आता है। दुरुस्त। आपने जो रोड्स बनाई हैं, और सबसे बड़े हमारे शेरशाह सूरियों का जो शौक है वो है सड़क। तरक्की का मतलब है सड़क, तरक्की का मतलब है अंडरपास, तरक्की का मतलब है ओवरहेड। गाड़ियां चलनी चाहिए। ठीक जैगम साहब। सेकंड हैंड गाड़ियां इंपोर्ट करो, पाकिस्तान में गाड़ियां बनाओ, हर बंदे की गाड़ियां होनी चाहिए, गाड़ियां ही गाड़ियां, धुआं ही धुआं। और जो सड़कों का मॉडल है, आपको पता है साइकिल तो चल ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब फिर हमें अभी रिवर्स मॉडल की तरफ चलना पड़ेगा। हम 6 किलोमीटर साइकिल वाला आएगा। दुरुस्त हो गया जैगम साहब, ब्रेक की तरफ ठीक है जैगम साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक ही बात पे कंक्लूड करते हैं कि जो नीला आसमान है वही हुकूमत की गवर्नेंस की गवाही देगा। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नीला आसमान दे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत दोनों का कौमी खेल हॉकी है, मगर दोनों ममालिक दुनिया भर में क्रिकेटिंग नेशंस के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट दोनों ममालिक की शनाख्त बन चुकी है। पाक भारत मुकाबला खेलों की दुनिया में सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाला खेल है, जिससे न सिर्फ शायकीन क्रिकेट लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि अरबों रुपए का बिजनेस भी जनरेट होता है। पाक भारत सियासी ताल्लुकात क्रिकेट पर भी असरअंदाज होते हैं। फरवरी 2025 यानी सिर्फ 3 माह बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान
पाकिस्तान में शेड्यूल है। ये 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है। इवेंट की बाकी 6 टीमें ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान आ रही हैं। मगर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने ऑफिशियली आईसीसी और पीसीबी को आगाह कर दिया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान लैंड नहीं करेगी। हमारे मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं। यूं तो माजी में भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव रहा, मगर क्रिकेट जारी रही। लेकिन 2008 में होने वाले मुंबई हमलों के बाद से इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा न करने का फैसला किया, जो अब तक बरकरार है। खेल को सियासतज़दा होने से बचाने के लिए पाकिस्तान ने इस दौरान मुतअद्दिद बार इंडिया के दौरे करके पॉजिटिव जेस्चर दिया। 2011 वर्ल्ड कप, 2013 बायलैटरल सीरीज, 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर खेला। 2022 में एशिया कप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत के ना आने की वजह से आधा टूर्नामेंट श्रीलंका मुंतकिल किया गया। भारत के इस सख्त मौक़िफ़ के बाद न सिर्फ पाकिस्तानी फैंस बल्कि दुनिया भर से क्रिकेट मुबस्सिरीन ने 2023 वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान को भारत में जाकर ना खेलने का मशवरा दिया। मगर एक बार फिर पाकिस्तान ने पॉजिटिव जेस्चर देते हुए अपनी टीम भारत भेज दी, जिसके बाद सब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अब भारतीय टीम भी पाकिस्तान आएगी। मगर इस सब के बावजूद इंडियन टीम ने आने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव जेस्चर की बजाय सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे। पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। भारत अगर नहीं आएगा तो हम उसके बगैर इवेंट कराएंगे। इसके बाद अहम सवाल यह है कि क्या इस बार पाकिस्तान को अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए या फिर से समझौता करके हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को असूली मौक़िफ़ पर ही डटे रहना चाहिए या फिर माली नुकसान से बचने के लिए आईसीसी के बड़े स्टेक होल्डर भारत के लिए कोई बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, 28 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट का मेज़बान, भारत का आने से इनकार, माजी के बरक्स पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला कितना दुरुस्त। ज़ैगम खान साहब, अरबों रुपए पाकिस्तान स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर भी लगा रहा है। भारत बिग 3 का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए असूली मौक़िफ़ अपनाने का भी एक प्रेशर बना खड़ा है। माली नुकसान का भी खदशा है। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, करना क्या चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अपनी डिग्निटी को तरजीह देना चाहिए। भारत जो कर रहा है वो वाज़े और क्लियरली वो क्रिकेट को, एक खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो प्लान है पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करने का, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, उसके एक हिस्से के तौर पर वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का जो मेज़बानी का हक है चैंपियंस ट्रॉफी का, उस हक पर वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब सब कुछ हो चुका है, वेन्यू तय हो चुके हैं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी के जो क्रिकेट ग्राउंड है उनको चेक किया जा चुका है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है वो सिक्योरिटी इंतज़ाम का जायज़ा ले चुका है। पाकिस्तान के होने वाले इस मैच के लिए आईसीसी $65 मिलियन जो है उसकी रकम एलोकेट कर चुका है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? बीसीसीआई के पास एक बड़ी ताकत है, वो ताकत है देखने वालों की तादाद की। भारत में क्रिकेट देखने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी 5-7 गुना ज़्यादा है। उसकी वजह से, उस फैन बेस की वजह से एडवर्टीजमेंट की जो रेवेन्यू होती है भारत से वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आईसीसी की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इसलिए भारत आईसीसी पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है और आईसीसी असरअंदाज होने देती है उसे। नाउ दिस इज नॉट क्रिकेट, ये तो खेल की बात ना हुई ना। अब पाकिस्तान ने इसमें जो तजवीज़ किया है, जो कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान को करना चाहिए, वो है अल्टरनेटिव फॉर्मेट। कि ठीक है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जिम्बाब्वे में मैच था, चैंपियंस ट्रॉफी थी, मैच था, उसमें न्यूजीलैंड, केनिया और इंग्लैंड नहीं गए तो टूर्नामेंट्स हो गए। श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गए तो मैच हो गए। भारत नहीं आना चाहता तो ना आए। 9वें नंबर का टीम शामिल हो जाएगी या पॉइंट्स अवॉर्ड। इस पर पाकिस्तान आईसीसी को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ भी बात कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौकिफ बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कितना एज रहेगा? आईसीसी चेयर भी तो भारत के पास है।
बिल्कुल, आईसीसी पर भारत की बहुत बड़ी एक असरअंदाज होने की सलाहियत है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए ना। पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है वो तो ठीक होना चाहिए ना। उसके बाद पाकिस्तान जब जवाब आता है आईसीसी का, दूसरे बोर्ड्स का, फिर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कौन सी ऑप्शंस लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो भी ऑप्शंस ले वो असूली भी होनी चाहिए और पाकिस्तान की डिग्निटी को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। प्रिंसिपल और डिग्निटी बेस्ड, ठीक हो गया। मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं ना, वैलिड, मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं। अगर मुल्क की इज्जत को ही हम कंप्रोमाइज करें तो फिर खेलों का फायदा क्या है? बिल्कुल दुरुस्त हो गया। नियाज़ी साहब, भारत ने आखिरी दौरा पाकिस्तान का 2008 में किया और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर जिक्र भी किया, पाकिस्तान ने 2011, 2013, 2016, 2023 में भारत का दौरा किया। अब एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे। अब पीसीबी इस बार पॉजिटिव जेस्चर नहीं देना चाह रहा है, सख्त मौक़िफ़ है। किस तरह का रद्द-ए-अमल आ सकता है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसमें तो जैसे जो स्टार्ट किया है बेगम साहब ने, ये बुनियादी तौर पे जो भारत है उसके अंदर एक हुब्रस है, एक हमारी ह्यूमिलिएशन है और हमें वो इनडिग्निफाई कर रहा है। हमें वो जिसको कहना चाहिए कि एक तहकीर है हमारी और सिस्टम की हमारी तमस्कर है। पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम बार बार जाने भारत चले जाते हैं। हमारे कई जो है लोग हैं वो दौरे के बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी जी भारत की मेहनत करें कि आप पाकिस्तान को आने दें, हमें टूर करने दें या टूर पे आ जाएं। देखिए, अपनी एक कौमी हमीयत भी नाम की चीज़ है। ठीक है, हमारे मसाइल हैं, ठीक है, हम अपने क्राइसिस के अंदर और मोमेंट टू मोमेंट क्राइसिस है उसके अंदर वो है। ये भी ठीक है कि जैसे बेगम साहब ने कहा कि 40% जो नेट इनकम है आईसीसी की वो भारत से वो जनरेट करता है। अब ये कमर्शियल वर्ल्ड है, उसको अगर फर्ज किया $1 बिलियन वो उसकी साल की इनकम है तो उसमें से $400 मिलियन से भारत देता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बड़े बड़े स्टॉलवर्ड हैं जिनके अंदर बड़ी एक जो है कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमें इस दफ़ा अगर हकीकत है कि ये भारत के सामने डट के खड़े हो जाएंगे तो हमारी एक जो इज्जत वकार और एक जो हमारे अंदर जो एक होता है ना एक कौमी एक गैरत है या वो जो है वो से उसको यकीन आने के 4 चांद लगेंगे। और होना चाहिए कि कभी कोई ऐसा मौका भी तो आए ना। और फिर दूसरा मत भूलें कि हमारी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में जाके जो पदरी नंबर 1 या नंबर 2 रैंकिंग की टीम है उसकी अगर फटकार से गाल दी, उसने बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी है। इंग्लैंड को जिस तरह वाइट वॉश करके भेजा पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस में, तो पाकिस्तान अब एज ए क्रिकेटिंग जो जिसको कहते हैं क्वालिटी जो है वो भी पाकिस्तान की बड़ी इम्प्रूव्ड है। इन हालात में आप पहली दफ़ा पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, 25 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि इस दफ़ा भारत को बिल्कुल कहा जाए कि आप आए ना आए, आपका फैसला है। चैंपियन ट्रॉफी होगी और इसमें आपने जो करना है कर लो, नहीं आना तो ना आए। ये चैंपियन ट्रॉफी आपके बगैर होगी और इसके लिए कोई जो चीज़ है आईसीसी जो है उनको रेन इन करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन बोर्ड और साउथ अफ्रीकन बोर्ड जो आसानी से आपके साथ आ जाएगा, जो इंग्लैंड बोर्ड है क्रिकेट का, इनको साथ ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। आईसीसी कानून में है, या तो 9वें नंबर की टीम आ जाए उसके अंदर या फिर पॉइंट्स अवॉर्ड कर दिए जाएं। हसन निसार साहब, क्या वाकई भारत क्रिकेट को सियासत की नजर कर रहा है, हम पर प्रेशर बढ़ा रहा है, इस खेल को भी नुकसान दे रहा है? देखें आयशा, एक बुनियादी बात है जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये जिंदगी की आखिरी हकीकत है। कभी अपनी जातों बरादरियों पे गौर कर लें, आपके हवास गुम हो जाएंगे। हमने सदियां साथ गुजारी हैं, कई मानों में एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, मिजाज भी मिलते हैं, डीएनए का रौला और कंफ्यूजन भी है। तफसील में जाऊं तो झूठ पे पलने वालों पे जलजला आ जाएगा, इसलिए इसी को काफ़ी समझें। वैसे भी नल्ले पे डल्ला इसी को कहते हैं। एक मुहावरा है, दौलत दौलत को, मनी बिगेट्स मनी। दौलत दौलत को खींचती है, नफ़रत नफ़रत को जन्म देती है, आबादी आबादी को, गुर्बत मज़ीद गुर्बत और जहालत मज़ीद जहालत को जन्म देती है। अब ये एक नुक्ता नज़र बहुत काबिल एहतराम है जो अपना ज़ैगम साहब ने, और उसको सेकंड किया अपना हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, वो काबिल एहतराम है। लेकिन गाली के जो, हाँ बिल्कुल, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। ठीक हो गया। एक तो वो है ना इज्जत ये वो वगैरह, बाकी किधर है
कर्जे मर्जे छोड़ो, मतलब ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट और फलाना, उसके हजार डायमेंशंस हैं। तो ये दोनों तरफ हैं। सही है। और मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि वो स्टांस होना चाहिए या वो स्टांस, हमारा चेहरा अलहदा नजर आए कि मैग्नानिमिटी है, में ग्रेस है, डेप्थ है, एलिगेंस है, बाकी उसी तरह फिर ठीक है। कुफार का जवाब कुफार की जुबान में उन्हीं के अंदाज में देना है तो दो, बाकी अपनी जात बरादरियों पे भी गौर कर लो। अच्छा, सही हो गया। इफ्तिखार साहब, सदियां रहे हो साथ, डीएनए एक है। ठीक है, डीएनए का फिलहाल अपने अपने घर में रह रहे हैं तो किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। इफ्तिखार साहब, ये कुछ मिसालें रखी हसन साहब ने कि नफरत के जवाब में नफरत, मनी बिगेट्स मनी। हमने तो 10-12 साल, मैंने सन गिन दिए, 11, 13, 16, 23 कितनी बार हम गए, वो 8 के बाद नहीं आए। बाकी तमाम ममालिक आ रहे हैं, ICC विजिट कर रहा है, चीज़ों को देख रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सब कुछ है। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? क्या हम फिर उनके हिसाब से चलना शुरू करें, या ICC के कवानीन हमें जहां फैसिलिटेट कर रहे हैं हम उस हिसाब से ICC कवानीन की बुनियाद पर खड़े होकर चलें और अपना हक लें? ICC की बुनियाद पर खड़े होकर अपना मौक़िफ़ जो है डट के उसका इजहार करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो नहीं आते। अगर हम असूलों पर नहीं खड़े हो सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं इसको इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला नहीं बनाता, लेकिन प्रिंसिपली जब ICC ने फैसला कर दिया है तो क्यों हमने, जिस तरह आपने कहा, हम इतनी दफ़ा वहाँ पे गए, उनकी बात मानी है? नहीं, मतलब ये कोई असूल की बात नहीं। इफ्तिखार साहब, एक प्रॉब्लम भी है ना, ICC में भारत की मोनोपोली की बात है, ICC की चेयर उनके पास है, रेवेन्यू जनरेशन की ICC हमें नहीं खिलाना चाहता, ना खिलाए, हमारे पाकिस्तान के बगैर कर ले, हमारे बगैर अभी हो नहीं ना सकती। इट्स आवर टर्न, कर लें, करके देख लें। अब आप मुझे खुद ही बता रही है ना, ठीक है, हम तो भाई नहीं मानते, और अगर नई रवायात डालनी है, आपको पता है कैरी पैकेट भी बन गया था, अगर आप चाहते हो कि और कैरी पैकेट बने तो आपकी मर्जी है, हम आपको रोक तो नहीं सकते। लेकिन ये गलत बात है कि पाकिस्तान तमाम कवानीन की पाबंदी करने के बावजूद महरूम रहे उस हक से जो उसका हक बनता है। ये ज़्यादती है। मेरा ख्याल है हमें जो फैसला कर रहे हैं हमारे मुल्क में रहने वाले लोग, उस पर खड़ा होना चाहिए। हमारे बगैर अपना होती है चैंपियनशिप तो कर लेंगे। पाकिस्तान को अपने पॉइंट पे नहीं, हमारे बगैर नहीं। माजी में ऐसा रहा कि जो मुल्क खेलने नहीं गया उसको माइनस करके अगला मुल्क ऐड कर दिया गया या पॉइंट्स दे दिए। कर लेना, कर रहे हैं, ठीक है, यही तो मजे की बात है। देखिए, बात सुने, होस्ट हम हैं, होस्ट हम होस्ट हैं, वो हमें नहीं मानता ना हिंदुस्तान। पर एक मुल्क के मानने से क्या फर्क पड़ता है? ये फैसला उन्होंने करना है, ये ICC ने भी फैसला करना है। हाँ, ये दूसरे ममालिक ने फैसला करना है। ये कल कोई और मुल्क कहेगा कि मैं नहीं आना चाहता तो क्या क्रिकेट बंद कर दी जाएगी, खेल बंद कर दी जाएगी? ब्लैकमेल करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हमने नहीं किया, यानी हमें नहीं जाना चाहिए था। 2008 में अगर वाक़या हुआ और वो नहीं आए, हम गए, हमने अपना मैसेज बड़ा क्लियर दिया उन दोस्तों के लिए जो आज मुझे ये समझा रहे हैं कि आपका DNA एक है। हमारा DNA उनसे बेहतर लगता है जब मैं वहां पे जाके बिहेव करने में ऑब्वियसली बिहेव करने में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ज्यादा बहुत बेहतर लगता है जब हम वहां पे खेलते हैं जाके। ये वो उनको अपना DNA चेक कराना चाहिए कि उनके DNA में क्या कमी है और क्या खामी है। अच्छा, ठीक है ज़ैगम साहब, एक क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत काम करती रही, मुल्कों के हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी सरबराह जाते रहे, मैच देखते रहे, और इसके जरिए बैकडोर चैनल भी काम करता। क्या भारत मुकम्मल तौर पर अब इस डिप्लोमेसी पे भी ताला डालना चाहता है, या ये इस वक्त एक उसकी टेक्निक है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? आप क्या रीड कर रहे हैं इसमें? देखिए, क्रिकेट को पाकिस्तान और भारत इस्तेमाल करते रहे हैं टेम्परेचर को कम करने के लिए, कि एक तरफ सियासत की गर्मा गर्मी है, सियासी रास्ते नहीं खुल रहे, तो फिर क्रिकेट के जरिए, खेल के जरिए, खेल की एक फितरत है, उसके जरिए से आप कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ राब्ता रखें। क्योंकि ताल्लुकात जितने ख़राब हों, अगर ज़्यादा ख़राब हों तो ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है कि कोई इस तरह का चैनल खुला हो ताकि गलत फहमियाँ ना हो, मामलात हाथ से आगे ना निकल जाएं। आफ्टर ऑल 2 ऐसी कौमें हैं जो नो न्यूक्लियर नेशंस हैं। मुकम्मल तौर पर तो खराब राब्ते ख़त्म नहीं कर सकते ना, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। लेकिन भारत ने अब उस एक चैनल को, जो अल्टरनेटिव चैनल था, जो पॉलिटिक्स से अलग एक चैनल था, उसमें भी रास्ते बंद कर दिए और उसको भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिस तरीके से जो होस्टाइल डिप्लोमेसी होती है, जो सियासत होती है, उसको सियासत की डोमेन में लेकर आ गया। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ वो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता, नहीं करना चाहता,
तो उसकी मर्जी है, हमें बिछने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई इशू नहीं है। हम तो खेल भी खेलना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, तिजारत भी करना चाहते हैं। उसको मसला है, जब उसका मसला दूर हो जाएगा तो फिर हम खेल भी लेंगे, बिल्कुल ठीक, फिर हम बात भी कर लेंगे। मसला तो उसको है। मसला भारत को है। गलत फहमियां दूर करने के लिए चैनल्स खोलने चाहिए और चैनल्स खोलने भी, लेकिन भारत इस वक्त ऐसा नहीं चाह रहा। तो पाकिस्तान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, अपने मौक़िफ़ के साथ, डिग्निटी के साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के हक में है और ICC के कवानीन भी इस वक्त पाकिस्तान के हक में है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।